आज की इस गहन कानूनी चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है ना, वो सिर्फ कोई किताबी कानून नहीं है। ये एक ऐसी ज़मीनी हकीकत है जो हर उस परिवार से जुड़ी है जिसने कभी भी कोई कर्ज लिया है। बिल्कुल। और आज के समय में कर्ज तो मतलब लगभग हर घर का हिस्सा है। हाँ, वही तो। आज हम उस डर पर बात करने वाले हैं जो किसी अपने के जाने के बाद परिवार के सामने आ खड़ा होता है। विषय है मृतक का कर्ज और उसके कानूनी वारिसों की जिम्मेदारी। हम्म। एक उदाहरण से शुरू करते हैं। मान लीजिए शर्मा जी एक सरकारी टीचर हैं। उन्होंने अपनी कुछ जरूरतों के लिए एक पर्सनल लोन और एक कार लोन लिया हुआ था। ठीक है। अचानक उनका निधन हो जाता है। अब पीछे जो परिवार छूट गया है, उनके मन में सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि क्या शर्मा जी का ये सारा कर्ज उनके बच्चों को अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा। और ये डर बहुत स्वाभाविक है। जब कोई परिवार अपने किसी प्रियजन को खो देता है तो वो भावनात्मक रूप से सबसे कमजोर स्थिति में होता है। बिल्कुल सही कहा। और उसी वक्त अगर बैंक के रिकवरी एजेंट दरवाजे पर आके खड़े हो जाएं, हाँ, तो पैनिक होना तय है। हाँ, और जानकारी के अभाव में लोग अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई बैंक को सौंप देते हैं। उन्हें लगता है कि पिता या पति का कर्ज चुकाना उनकी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। और इसी भ्रांति को तोड़ने के लिए आज हम प्रयागराज हाईकोर्ट के 3 अनुभवी वकीलों मनीष शुक्ला, रोहन तिवारी और अमन बाजपेयी के बीच हुई एक बहुत ही विस्तृत चर्चा के अंशों का विश्लेषण कर रहे हैं। इस विश्लेषण का मिशन ही यही है कि समाज में जो गलतफहमियां फैली है उन्हें दूर किया जाए। जी, और ये समझना है कि भारतीय कानून किस तरह मुश्किल समय में शोक संतप्त परिवारों को बैंकों की मनमानी से बचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या जब कोई इंसान पीछे कर्ज छोड़ जाता है तो उसके बच्चों की जो अपनी कमाई है उस पर खतरा मंडराने लगता है? देखिए, वकीलों की इस चर्चा से जो सबसे दिलचस्प बात सामने आई है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 37। धारा 37, इसके तहत क्या नियम है? कानून का स्थापित सिद्धांत बहुत साफ है। किसी भी मृतक के ऋण की जिम्मेदारी उसके बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से, मेरा मतलब है उनकी अपनी जेब से, कभी नहीं आती। मतलब बैंक ये नहीं कह सकता कि शर्मा जी के बेटे की जो सैलरी आ रही है उसमें से ईएमआई काटी जाएगी। एकदम नहीं। बैंक ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। कानूनी भाषा में एक शब्द होता है एस्टेट, यानी छोड़ी हुई संपत्ति। जो संपत्ति मृतक अपने पीछे छोड़ गया है। हाँ, चाहे वो कोई मकान हो, जमीन हो या बैंक बैलेंस हो। कानून कहता है कि बैंक केवल उसी एस्टेट की सीमा तक अपना कर्ज वसूल सकता है। तो अगर शर्मा जी ने कोई संपत्ति पीछे नहीं छोड़ी है तो बैंक उनके बच्चों के निजी पैसे या उनकी अपनी सेविंग से एक भी रुपया नहीं मांग सकता। इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। मान लीजिए शर्मा जी पर 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन था और उनके निधन के बाद जब हिसाब लगाया गया तो पता चला कि उनके एस्टेट की कुल कीमत सिर्फ 4 लाख रुपए है जो उनके बच्चों को विरासत में मिली। तो क्या बैंक सिर्फ उन 4 लाख रुपयों तक ही सीमित है? बिल्कुल। बैंक सिर्फ वो 4 लाख रुपए ही क्लेम कर सकता है। और बाकी के जो 6 लाख रुपए बच गए, क्या वो बच्चों को नहीं भरने होंगे? नहीं भरने होंगे। वो बाकी का 6 लाख रुपए का नुकसान सीधा बैंक को उठाना पड़ेगा। बच्चों की जवाबदेही सिर्फ वहीं तक है जहां तक उन्हें संपत्ति मिली है। अगर विरासत में कुछ मिला ही नहीं है तो जवाबदेही शून्य हो जाती है। ये सच में एक बहुत बड़ी राहत की बात है उन लोगों के लिए जो जानकारी ना होने की वजह से अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन का बोझ उठा लेते हैं। बिल्कुल। वकीलों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि ऐसे मामलों में वारिसों पर व्यक्तिगत दबाव बनाना पूरी तरह से गैरकानूनी है। लेकिन देखिए, ये तो बात हो गई अनसिक्योर्ड लोन की, जहां कोई गारंटी नहीं थी। पर अगर हम व्हीकल लोन या कार लोन की बात करें तो वहां तो स्थिति अलग होगी ना। हाँ, वहाँ कानून थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। क्योंकि मतलब कार तो अभी भी शर्मा जी के घर के बाहर खड़ी है। ऐसे में बैंक क्या करता है? वहां तो एक ठोस चीज मौजूद है। अमन वाजपेयी जी ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। जब कोई कार लोन लेता है तो वो गाड़ी बैंक के पास हाइपोथिकेटेड होती है। हाइपोथिकेटेड यानी गिरवी। सरल शब्दों में कहें तो हाँ, जब तक लोन का एक एक पैसा चुकता नहीं हो जाता उस गाड़ी पर असल मालिकाना हक बैंक का ही रहता है। इसलिए शर्मा जी के जाने के बाद भी बैंक को पूरा अधिकार है कि वो उस कार को जब्त कर ले और उसे नीलाम कर दे। सही कहा। लेकिन यहाँ एक पेचीदा स्थिति पैदा होती है। मान लीजिए बैंक ने कार नीलाम की और उससे सिर्फ 3 लाख रुपए मिले और शर्मा जी का कार लोन अभी भी 5 लाख रुपए का बाकी था। तो ये जो 2 लाख रुपए का अंतर आ गया, क्या इसके लिए बैंक बच्चों को पकड़ सकता है? यहीं पर हमारा वो पहला नियम वापस आ जाता है।
कार नीलाम करने के बाद भी अगर कोई बकाया बचता है तो वो सिर्फ शर्मा जी की किसी अन्य छोड़ी हुई संपत्ति से ही लिया जा सकता है, बच्चों की जेब से नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर शर्मा जी के नाम पर कोई और संपत्ति नहीं है तो बैंक उस बचे हुए 2 लाख के लिए बच्चों को परेशान नहीं कर सकता। ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन मैंने रोहन तिवारी जी के नोट्स में एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज पढ़ी थी, लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस के बारे में। ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, अक्सर जब बैंक पर्सनल या व्हीकल लोन देते हैं तो उसके साथ एक इंश्योरेंस जोड़ देते हैं, लेकिन परिवारों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। और ये बैंकिंग सेक्टर की एक कड़वी सच्चाई है। होता क्या है कि जब शर्मा जी ने लोन लिया होगा तो उसी ईएमआई के अंदर एक छोटा सा प्रीमियम उस इंश्योरेंस के लिए कट रहा होगा। इसका मतलब है कि अगर लोन लेने वाले की मौत हो जाती है तो वो पूरा कर्ज इंश्योरेंस कंपनी चुकाएगी, ना कि परिवार। बिल्कुल, परिवार को 1 रुपया नहीं देना है। मतलब बैंक को सीधे उस इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर अपना क्लेम लेना चाहिए। यही बैंक का प्राथमिक कर्तव्य है। अगर लोन इंश्योर्ड था तो कार जब्त करने या एस्टेट से पैसा वसूलने का सवाल ही खत्म हो जाता है। लेकिन बैंक ऐसा करते क्यों नहीं है? क्योंकि कागजी कार्रवाई से बचने के लिए वे आसान रास्ता चुनते हैं। उन्हें पता होता है कि परिवार शोक में है और उन्हें इस इंश्योरेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो सीधे परिवार पर दबाव बनाने लगते हैं। ये तो सरासर धोखा है। इसीलिए किसी भी परिवार का सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि वो बैंक से लोन के सैंक्शन लेटर और इंश्योरेंस के कागजात मांगे। ये जानकारी तो किसी की भी आंखें खोल सकती है। खैर, अब मैं एक ऐसे परिदृश्य पर आना चाहती हूँ जो बहुत ही भावुक कर देने वाला है। हाँ, बताइए। मान लीजिए शर्मा जी का परिवार एक ऐसे घर में रह रहा है जो शर्मा जी के नाम पर था। उसके जाने के बाद परिवार के पास उस एक मकान के अलावा कुछ नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई जमीन नहीं। ठीक है। और वो मकान उस पर्सनल लोन के लिए गिरवी भी नहीं था। तो क्या बैंक अपना पैसा वसूलने के लिए उस इकलौते घर को छीन सकता है? क्या विधवा पत्नी और बच्चों को बेघर किया जा सकता है? देखिए, इससे अगर हम बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसके 2 पहलू हैं, एक तकनीकी और एक मानवीय। तकनीकी पहलू क्या कहता है? तकनीकी रूप से क्योंकि पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड है, बैंक का उस मकान पर सीधा कोई अधिकार नहीं है। वो रातों रात आकर ताला नहीं जड़ सकते। लेकिन मकान तो अब शर्मा जी की छोड़ी हुई संपत्ति यानी एस्टेट का हिस्सा बन गया ना, तो नियम के हिसाब से तो बैंक उस पर दावा कर सकता है। सैद्धांतिक रूप से हाँ, बैंक अदालत में कह सकता है कि ये मृतक की संपत्ति है, हमें इसे नियाम करने की इजाजत दी जाए। लेकिन यहीं पर न्यायालय का मानवीय दृष्टिकोण सामने आता है। अदालतें सिर्फ किताबों में लिखे नियमों पर आंख बंद करके नहीं जलती। अमन वाजपेयी जी ने कई ऐसे फैसलों का जिक्र किया है जहां अदालतों ने परिवार का पक्ष लिया। बिल्कुल, अदालतें विधवाओं और नाबालिग बच्चों को बेघर करने के सख्त खिलाफ होती हैं अगर ये साबित हो जाए कि वो मकान उनका एकमात्र आश्रय है, सिर पर इकलौती छत है। हाँ, और उनके पास जीविका का कोई और साधन नहीं है, तो अदालतें बैंक को उस मकान को नीलाम करने से रोक देती हैं। ये सुन के बहुत तसल्ली मिलती है कि कानून में इंसानियत बची हुई है। कानून का मानना है कि कर्ज वसूली के नाम पर किसी के जीने का बुनियादी अधिकार नहीं छीना जा सकता। लेकिन अदालत तक पहुंचने से पहले जो होता है वो बहुत भयानक है। बैंक के रिकवरी एजेंट अक्सर कानून की परवाह नहीं करते। वो उत्पीड़न करते हैं, फोन पर धमकाना, घर आकर तमाशा करना। ऐसे में एक आम इंसान क्या करे? ये बहुत गंभीर समस्या है और रोहन तिवारी जी ने इसका पक्का कानूनी समाधान बताया है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी विधवा या बच्चों को डराना धमकाना पूरी तरह से अवैध है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत इसे सेवा में कमी या डेफिशिएंसी इन सर्विस माना जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो एक्शन लेने की व्यावहारिक कदम क्या है? सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम है लिखित सूचना। जैसे ही पहला फोन आए, बैंक को एक चिट्ठी लिखें, उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएं, अपनी आर्थिक स्थिति बताएं और अगर कोई इंश्योरेंस था तो क्लेम शुरू करने को कहें। और अगर इकलौता मकान है तो इसी चिट्ठी में मानवीय आधार पर वसूली रोकने की अपील भी कर दें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। लेकिन अगर बैंक इस चिट्ठी को इग्नोर कर दें और एजेंट परेशान करते रहें तो दूसरा कदम क्या होगा? दूसरा कदम है बैंकिंग लोकपाल यानी बैंकिंग ओम्बुड्समैन।
वहां आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर आप उपभोक्ता आयोग यानी कंज्यूमर फोरम में जाकर मानसिक प्रताड़ना के लिए मुआवजे का दावा कर सकते हैं। उपभोक्ता आयोग तो बैंकों पर अच्छा खासा जुर्माना लगा सकता है। हाँ, और बैंक वहां जाने से डरते भी हैं। पर मान लीजिए स्थिति हाथ से निकल गई, बैंक ने मकान कुर्क करने या नीलामी का नोटिस निकाल दिया, तब तो लोकपाल शायद काम ना आए। ऐसे में क्या सिविल कोर्ट जाना चाहिए? ये तीसरा और बहुत निर्णायक कदम है। परिवार को तुरंत एक सक्षम सिविल कोर्ट में घोषणावाद या डिक्लेरेशन सूट फाइल करना चाहिए। इसमें क्या मांग की जाती है? इसमें परिवार अदालत से यह घोषित करवाता है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस कर्ज के लिए उत्तरदायी नहीं है और साथ ही संपत्ति को बचाने के लिए स्टे ऑर्डर या परमानेंट इंजंक्शन की मांग की जाती है, जिससे नीलामी रुक जाए। हाँ, स्टे मिलते ही बैंक की सारी प्रक्रिया वहीं रुक जाती है। और अगर वहां से भी बात ना बने या बहुत इमरजेंसी हो तो क्या हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है? बिल्कुल, जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट में रिट याचिका यानी रिट पिटिशन दाखिल की जा सकती है। हाईकोर्ट ऐसे मामलों में बहुत सख्त होता है जहां बैंक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हों। तो मतलब कानूनी रास्ते पूरी तरह से खुले हुए हैं। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि अज्ञानता ही सबसे बड़ा डर है। सही कहा। जब लोगों को अधिकार पता होते हैं तो उनका शोषण नहीं हो सकता। और कानून वारिसों को साफ सुरक्षा देता है कि वे केवल मृतक से मिली संपत्ति तक ही जवाबदेह हैं। बिना अधिकार के उनकी आजीविका या उनका एकमात्र घर नहीं छीना जा सकता। यही इस कानून की ताकत है। तो ये ज्ञान श्रोताओं को सशक्त बनाता है। जब परिवार गहरे शोक में होता है तब ये जानकारी उन्हें आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना से बचा सकती है। एकदम। जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल है? देखिए, जब कानून इतनी स्पष्टता से ये तय कर देता है कि कर्ज केवल छोड़े गए संपत्ति तक ही सीमित रहता है, बच्चों की निजी आय पर नहीं, तो क्या इस तथ्य को जानने के बाद लोग अपने अंतिम वर्षों में कर्ज लेने और अपनी संपत्ति की योजना बनाने के तरीके को पूरी तरह से नहीं बदल देंगे? ये जानकर कि बैंक की पहुंच की एक सख्त सीमा है, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।